हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। इससे पहले वीडियो में हम नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले, उनके जीवन के बारे में बता दिए हैं। और दूसरे वीडियो में क्या क्या उससे मतलब उस निबंध का एक संक्षिप्त वीडियो बना दिए हैं जो लगभग 10 से 15 मिनट का होगा। उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपको उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस चैप्टर का इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तब इसको बनाइए ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। जो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से मिलते हैं, पश्चिमी भारत से मिलते हैं, दक्षिणी भारत से मिलते हैं या फिर उत्तरी भारत से मिलते हैं। तो हम लोग जो प्रारंभिक लेख जो है वो कहाँ से मिलते हैं? वो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से मिलते हैं। वैसे हम लोग को कहाँ से मिला? विंध्य यानी जो सेंटर जो है विंध्याचल जो पठार है वहाँ के भी जो जो लोग रहते तो वहाँ से भी मिले, तो ऐसे वो दक्षिणी साइड में ही वो लोग निवास करते थे। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है 2 नंबर कह रहा है बेतमा। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा जो दान पत्र है ये किस समय का है? 1020, 1021, 1022 या फिर 1023? जो बेतमा दान पत्र है ये किस समय का है? 1020। एक एक पॉइंट को हम क्या गए उस वीडियो में जिक्र कर दिए गए हैं। अगर नहीं समझ आया तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत का जो नागरी लेख है वो कब से मिलने लगता है? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या फिर 4थी सदी से? तो जो आपको उत्तर भारत का जो नागरी लिपि है इसके कब से मिलने लगता है? तो ये आपको 8वीं सदी से मिलने लगता है। उत्तर और 8वीं यानी 8वीं सदी से नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगता है उत्तर भारत का? तो 8वीं सदी से मिलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कह रहा है गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की हुई थे? मिडिल स्तर की ये पढ़ाई किस भाषा में किए हुए थे? मराठी भाषा में किए थे, पंजाबी भाषा में किए थे, बांग्ला भाषा में किए थे, अंग्रेजी भाषा में किए थे। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा किस भाषा में किए हुए थे? मराठी भाषा में किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मूले से साहब थे गुणाकर मूले, उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की थी? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। तो आप लोगों को पता होगा अगर वीडियो देखेंगे तो कहाँ पे किए थे? वर्धा में। और वर्धा में कितने वर्ष तक रहे थे? ये 2 वर्षों तक रहे हुए थे और पढ़ाई के साथ साथ क्या कर रहे थे? मतलब कुछ छोटे मोटा काम भी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कह रहा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा की किस लिपि में नेपाली भाषा के जो जो होते हैं नेवारी जो भाषा होते हैं उसको किस लिपि में लिखी जाती है? सॉरी, उससे पहले क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब होता है? 1935 में, 1936 में, 1938 में, 1938 में। तो कब होता है इनका जन्म? 1935 में होता है। इनके गुणाकर मूल्य का जन्म कब होता है? 1935 में होता है। अगला पर क्वेश्चन देंगे 7 नंबर, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मतलब केरल में हुआ था, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में हुआ था, उत्तर प्रदेश में था। ये लोग किस भाषा को जानते थे? मराठी भाषा को जानते थे, इसलिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और वर्धा कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है आपका कि इन्होंने इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें पुरानी लिपियों की जानकारी विस्तृत रूप से दिया हुआ है? संस्कृत अक्षर कथा में, प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास में, या फिर पुरालिपि शास्त्र में? तो हम इनका जब लेखक परिचय बताया तो उसमें बताया इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी हुई है अक्षर कथा जिसमें सभी लिपियों का जिक्र किया था। ये कौन सा हो जाएगा? अक्षर कथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र कहा जाता था, कुसुमपुर कहा जाता है, बिलासपुर कहा जाता है, फिर देवनगर कहा जाता है। तो गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर देंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि
बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या चीज है? तब हम बताए हुए थे। तब बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो ब से बांग्ला, ब से बहन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या नहीं कहेगा तो पुत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केरल के शासकों द्वारा सिक्का पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी जाती थी? केरल के जो शासक थे अपने के सिक्कों पर क्या लिखवाते? केरलस्य लिखवाते थे, जिनको किस लिपि में लिखी जाती थी? नागरी लिपि में, ब्राह्मण लिपि में, नंदी नागरी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? तो किस लिपि में लिखी गई थी? नागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती थी? नागरी लिपि में लिखी जाती थी। ऐसे नंदी नागरी भी लिपि वहां प्रसिद्ध था, लेकिन जो छपवाए हुए थे सिक्कों पर, तो कौन सी लिपि में? नागरी लिपि में छपवाए हुए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 कह रहा है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? पहले पहल दक्षिण भारत के कौन से राजाओं थे जिनके लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया? तो आपके ऑप्शन देखिए सामने है, देवनागरी के राजाओं, या फिर विजयनगर के राजाओं, या राष्ट्रकूट के राजाओं, या चोल राजाओं के। तो क्वेश्चन है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया? तो वो कौन से थे राजाओं थे? तो विजयनगर के राजाओं को क्या थे, जिन्होंने क्या कहते हैं, नंदी नागरी लिपि का उत्पन्न किया हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली कहते हैं, अभिनागर शैली कहते हैं, विभ्राट शैली कहते हैं, या फिर नागर शैली कहते हैं? तो क्या कहते हैं उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को? क्या कहते हैं हम लोग? नागर शैली को कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली को। ये तो ललित शैली पढ़े नहीं है, अभिनागर शैली पहले पढ़े ही नहीं है, आपके चैप्टर में दिया ही नहीं है, इस नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। कौन सा हो जाएगा? नागर शैली। अगला क्वेश्चन नहीं करा, देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बने? देवनागरी लिपि का जो है मुद्रण का टाइप बनना कब से शुरू हो गया था? लगभग कितने सदी पहले हो गया था? दो सदी, 2 दशक, या 20वीं सदी, या फिर 11वीं सदी? तो 2 सदी पहले क्या हो गया था, इस देवनागरी लिपि के टाइप बनना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 15, करण नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बना? 15वीं सदी में, या फिर ईसा पूर्व काल में, या 8वीं से 11वीं सदी में, या कभी नहीं? तो आपका जो ये नागरी लिपि, ये सर्वदेशिक लिपि कब बना? तो आपका 8वीं से 11वीं सदी में क्या था, ये पूरे भारत में अच्छे तरीके से फैल गया था, इसलिए इसको क्या बोला गया? सर्वदेशिक लिपि है। कौन लिपि? नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले जो है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोकनी, ब्राह्मी, या सिद्धम? तो जो पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी वो क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुनाकर मूले ने विभिन्न विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हुए हैं? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। तो आप लोग देखे होंगे लेखक परिचय वीडियो, तो उसमें कितना का जिक्र किया है? तो 2500 से अधिक। कितने? 2500 से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, कह रहा भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुनाकर मूल्य की, नलिनी मिश्र शर्मा की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की? तो किनकी है ये? गुनाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से होने लगा? तो कब से होने लगा इस्लामी शासक का? तो आपको 13वीं सदी से क्या होने लगा? इस्लामी शासक का प्रभाव अच्छे तरीके से होने लगा। आरंभ काल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 12वीं हो जाएगा, और पूरा पूर्ण रूप से कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? 13वीं हो जाएगा। तो इसमें आरंभ पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा आपका? 12वीं सदी से। आरंभ कब से हुआ? तो 12वीं सदी से हुआ, लेकिन अच्छे तरीके से पकड़ कब से बनाने लगे? तो 13वीं सदी से बनाने लगे। अगला गुनाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुनाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो ये बताए हुए लेखक परिचय में कब होता है इनकी मृत्यु? 2009 में होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसी शब्द अंकित किए थे? तो वो कौन सा राजा था जिसने राम और सीता का चित्र आकृति अपने सिक्कों पर करवाया था? तो कौन था वो? अकबर था। कौन था? अकबर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है, नागरी लिपि कौन सा लिपि है? नागरी लिपि के शीर्षक
नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसके लेखक कौन है? नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य है, रामचंद्र शुक्ल है, या डॉक्टर भोलेपाल तिवारी है, बाबूराम सक्सेना है। तो कौन है? गुणाकर मूल्य है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, नागरी लिपि का शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है, इसको किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानियों से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, इनमें से कोई नहीं थे। जो नागरी लिपि जो है ये कहाँ से लिया गया? भारत लिपियों की कहानी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भारत लिपियों की कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी है, देवनागरी है, नंदी नागरी, सॉरी नंदी नागरी है, देवनागरी या मराठी है? तो कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टकसाल का संबंध है, टकसाल जो है इसका संबंध किससे है? सिक्कों से है, अभिलेखों से, लिपि से, या फिर अनाज से? जो टकसाल का जो संबंध है उससे किससे है? सिक्कों से। याद है गजनवी जब आया था तो क्या था? टकसाल में क्या सिक्का छपाया हुआ था, जिसमें क्या था? कुल्फी लिपि में क्या हुआ था? एक तरफ कलमा लिखा था, एक तरफ नागरी लिपि में लिखवाया हुआ था। अगला देखें, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है कौन से धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, या वैष्णव धर्म से? तो बताए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य क्या यहीं पे क्या थे? धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म को अपनाए थे? जैन धर्म को अपनाए हुए थे। ठीक है, तो ये कौन से धर्म से संबंध है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु, एक प्रकार की लिपि है। तो सिद्धम क्या है? एक प्रकार की क्या है? लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है, और इसी लिपि का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता था। सिद्धम ही लिपि है जो सबसे पहले एकदम सबसे पुराने समय में क्या कहता? दक्षिण भारत में इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, या उज्जैन को? तो देवनगर किसको कहा जाता था उस समय? काशी को कहा जाता था, इसलिए देवनागरी की संज्ञा किसे दी जाएगी? काशी को। किसे? काशी को। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद है, तुलसी है, वाल्मीकि, या फिर निराला है? तो हिंदी के आदि कवि कौन है आपके? सरहपाद है। कौन है? सरहपाद है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर कर अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष कौन था? क्वेश्चन क्या है? अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष एक विद्वान था, पर प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था, या राजवैद्य था? तो अमोघ वर्ष क्या था बताए हुए थे वीडियो में, तो क्या था? एक प्रख्यात क्या था? राष्ट्रकूट राजा था। क्या था? एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 का रहा है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत में, या फिर हिंदी में है? तो मिहिर भोज के जो ग्वालियर की प्रशस्ति किस भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 32 में क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बेतमा कहाँ है? बेतमा जो है कहाँ पे है? इंदौर के पास है, इलाहाबाद के पास है, पुणे के पास, या पटना के पास? तो जो आपका बेतमा जो है किसके पास है? इंदौर के पास है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, कह रहा है दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेशों से किस राजा के पालियन ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत में जो है प्रदेशों से किस राजा के पालियन ताम्रपत्र मिले? दक्षिण भारत से महेंद्रपाल, राजा वर्गुन, राजा भोज, श्री गंग राजा। तो किसके मिले हैं? राजा वर्गुन के ताम्रपत्र मिले हैं। किसके ताम्रपत्र है? राजा वर्गुन के। क्वेश्चन लास्ट है आपका, कह रहा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, खरोष्ट, ब्राह्मी, या देवनागरी? तो जो नेपाली जो भाषा है किस लिपि में लिखी? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या हो गया, आप एक ही वीडियो में पूरा हो गया है। तो आप अच्छे से क्या करिए, एक बार और वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से वीडियो याद आ जाए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से आए तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।